कक्षा 8 हमारे अतिरिक्त अध्याय कब कहाँ कैसे में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पाठ अध्याय 1 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये शुरुआत नहीं कर पाए थे। तो आज हम पहले अध्याय में कैसे कब और कहाँ पाठ के विषय में कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद फिर जो है आपका क्वेश्चन आंसर बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ाने के बाद ही दिखाते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपकी जानकारी दे देंगे और उसके बाद तब आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कब और कहाँ में आप कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, तो इसके विषय में बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं। जैसे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके इतिहास में अतीत में तारीखों का अपना महत्व होता है। उसके बाद कौन सा बदलाव कब आया, कौन सी घटना कब हुई, इसके लिए तारीख का अपना महत्व होता है। और इसमें तारीखों को कैसे तय किया जाता है, अवधियों को कैसे तय किया जाता है, आप इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि हम किस तरह से जानते हैं अपने अतीत को, अपने इतिहास को, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और ज़्यादातर आप अंग्रेज यानी औपनिवेशिक काल के विषय में ज़्यादातर इस पाठ में आपको मिलेगा। शुरुआती पाठ में कि हम अंग्रेजी शासन में यानी ब्रिटिश शासन में जो सारे बदलाव हुए, जो घटनाएं हुई, उसी के विषय में आपको इस पाठ में पढ़ाया जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका पहला पाठ। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का यथार्थ पर्याय माना जाता था। तो इस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम इन चीजों को स्वाभाविक मानकर मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी बदलाव काफी समय में होता है। इसलिए अचानक कोई भी तारीख तय नहीं की जा सकती है। जिसके लिए आप देखेंगे अवधि तय करने की बात अगर हम करते हैं तो कौन सी तारीखें कब तय की जाए, महत्वपूर्ण तो ये होगा कि तारीखें चुनते हैं जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। तो अब देखिए आप अवधियां कैसे तय की जाती हैं। अगर हम देखें तो एक उदाहरण भी ले सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण होता है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से शासन के शुरू होते थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। तो इसमें जितने भी वायसराय इसके बीच में हुए हैं
जैसे हेस्टिंग्स, वेल्जली, वेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग समय में, अलग अलग समय के लिए अलग अलग वायसरायों के विषय में जो बदलाव या उनके समय में जो बदलाव आए हैं उनके विषय में हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे तो इस काल को, जो ब्रिटिश शासन काल था, तमाम वायसराय के जो अलग अलग समय थे, उनके शासन के जो अलग अलग समय थे, उनको हम औपनिवेशिक शासन के तौर पर देखते हैं। तो लेकिन औपनिवेशिक क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा करके अपना शासन स्थापित किया अंग्रेजों ने। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और सारे खर्चों को निपटाने के राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और उस देश को औपनिवेशिक देश कहा जाता है जिस देश पर अदर देश आकर के अपना शासन अपने ढंग से चलाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि औपनिवेश क्या होता है, औपनिवेशिक क्या होता है। और अब आगे देखें, किसी भी समय को हम किस तरह से जानते हैं। जैसे भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने उसको संरक्षित किया, अपने संरक्षण में रखा अगले आने वाले समय के लिए, तो उन्होंने इसके लिए अभिलेख तैयार करवाया था। तो उन अभिलेखों को तैयार करवाने का उद्देश्य था कि आगे आने वाले समय में वह किस तरह से अपने शासन को करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे और शासन करेंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे, सारे साधन जुटाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार बनवाए, आर्काइव, संग्रहालय बनवाए, जैसे संस्थान बनाए गए जहां पर अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय या राज्य अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझावों को देख सकते हैं कि कौन से अधिकारी ने, कौन से बड़े अफसरों ने अपने छोटे स्तरों के लिए कौन सा निर्देश दिया, कौन से सुझाव दिए। तो ये सब जो है दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई थी, जिसमें आप देखा जा सकता है। आगे देखें, सर्वेक्षण का क्या महत्व होता है, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। आप देखें इसमें कि किसी भी समाज को या किसी भी
समय को आप देख रहे हैं बदलते हुए सर्वेक्षण का अपना महत्व होता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया है। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। उन्होंने 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने शुरू कर दी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो इस तरह से उनको यह पता चलता था कि कौन सी फसलें कहां पर अच्छे ढंग से हो सकती हैं, कहां पर कितने लोग बसे हुए हैं और उनकी सामाजिक दशा क्या है, उनका रहन सहन कैसा है। तो इस तरह से सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो जाता था। अब आगे देखें, सर्वेक्षण, हाँ, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे अभिलेखागारों में, आर्काइव में, उनसे जो है सभी चीजों की, अतीत में हुई सभी चीजों की जानकारी मिलती थी। तो इसलिए जो है वो रिकॉर्ड रखे जाते थे। जैसा कि आप देखे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार उन्होंने बनवाए, आर्काइव बनवाए, जिसमें वो सुरक्षित रखे गए हैं। तो रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, सरकारी अधिकारी क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। अगर उन्होंने नए नए कानून बनाए, नई नई कार्रवाइयां की, नए नए नियम बनाए, तो इनकी क्या वजह थी, इनका उनसे क्या मतलब था, उनको क्या फायदा था। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जैसा कि दूसरे स्रोतों की तलाश अगर हम करते हैं तो दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं जो, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे अब इनका महत्वपूर्ण होना इस बात के लिए सही है कि तत्कालीन समाज में
तत्कालीन समाज में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कब हुआ, ये सब, इन सब बातों का पता चलता है इन सब पत्र पत्रिकाओं किताबों से। और अखबार छपने लगे, जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं, सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो इस तरह से इस पाठ में आपको शुरुआती पाठ में जो चीजें बताई जा रही हैं, ये आप शुरुआत में, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये औपनिवेशिक काल के ही विषय में ज्यादातर इसमें उसी से रुख पकड़ करके इसको बताया गया है, इसको दिया गया है। और आप सब कुछ देखें, इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी आप पाएंगे जो गृह विभाग के द्वारा भेजी गई थी। आप देखेंगे इस किताब में सन 1946 में एक रिपोर्ट भेजी गई थी, गृह विभाग को भेजी गई थी सरकार द्वारा सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। दूसरी रिपोर्ट, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में। तीसरी, विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये आपका डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 में आपको मिलेगा। फाइल संख्या आपको सामने दिया गया है, 521 52146 गृह राजनीतिक यानी गृह भारत सरकार। तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट आपका जो है पढ़ा करके हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। अब इसके बाद आपको लिखाने की बात आती है, तो हम इसको जो है सोच रहे हैं कि कल लिखाया जाएगा।